हिंदी का भौगोलिक विस्तार और विविध रूप। इसे हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे, जिसके अंदर हम सामान्यतः थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा और बोली के बीच में एक उप भाषा को भी स्वीकार किया है, जिसे हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे। इसके अंदर हम पहले एक जो पुरानी अपभ्रंश भाषा थी उसको लेंगे, उसके बाद में उस उपभाषा लेंगे, फिर बोली लेंगे और फिर क्षेत्र लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक माइंड मैप देख लेते हैं कि भारत के अंदर कहाँ पे किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए एक माइंड मैप पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं। भारत का मैप बनाने के बाद हम आगे समझेंगे सारणी के द्वारा। ठीक है, ये कच्चा मानचित्र बन रहा है भारत का। ये असम, ये मेघालय, मिजोरम, ये पश्चिम बंगाल वगैरह, ये उड़ीसा तट। ठीक है, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये गुजरात। ठीक है, ये दक्षिणी भाग। ठीक है, ये भारत का माइंड मैप है। अब क्षेत्र देख लेते हैं। सामान्यतः भौगोलिक रूप से हम इसे लगभग 5 से 6 भाषाओं को रूप में देखेंगे। जैसे कि सारे क्षेत्र को बांट लेते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड वगैरह। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया पश्चिमी हिंदी का, यानी दिल्ली के आसपास वाला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह। ये क्षेत्र हो गया राजस्थानी। ये एमपी से नीचे वाले क्षेत्र, जैसे कि इसे दक्कनी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ले लेते हैं ये बिहार वगैरह, बिहार के क्षेत्र को ले लेते हैं। बिहार है, झारखंड का थोड़ा सा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश के पास छत्तीसगढ़ वगैरह, और ये कुछ उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। इसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। तो अलग अलग भाषा को डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी के अंदर मुख्य रूप से 4 भाषाएं मानी जाती है। एक मारवाड़ी, जो कि सबसे प्रमुख है इसकी। उसके बाद में जयपुरी, इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मालवी, और एक मेवाती। ठीक है, मारवाड़ी क्षेत्र यहाँ पे आता है। ठीक है, जयपुरी क्षेत्र यहाँ पे आता है। वो जयपुर के पास मारवाड़ी में जोधपुर, बीकानेर के नीचे वाले क्षेत्र, जालोर वगैरह, ये सब मारवाड़ी में आते हैं, सिरोही वगैरह। मालवी क्षेत्र, ये मालवा मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा क्षेत्र है, लेकिन झालावाड़ वगैरह, ये सब राजस्थान के दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है, जो कि झालावाड़ है वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं। और मालवा क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, वो सब इसी क्षेत्र है। ये मेवात, जो कि अजमेर वगैरह, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र होगा। ये हो गया हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 भाषाएं हैं लगभग। 5 भाषाओं में कौन कौन सी होगी, जैसे कि पश्चिमी ब्रज भाषा हो सकती है, ब्रज भाषा। हरियाणवी है, हरियाणी क्षेत्र आता है, वी। ठीक है, यहाँ पे बुंदेली क्षेत्र आता है, जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। तो बुंदेली, ली। ठीक है, उसके बाद में ये जो उत्तर प्रदेश है और दिल्ली वगैरह, यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। और ये कन्नौज वाला क्षेत्र है, जो कि आप दिल्ली वाला क्षेत्र है, कन्नौजी। इन सभी के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में ये आ जाता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर 3 भाषाएं मुख्य रूप से भोजपुरी, मैथिली है
और एक मगही है और मैथिली। क्षेत्र को बांट लेते हैं तो भोजपुरी, ये जो कि पश्चिमी क्षेत्र है बिहार का, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, ये भोजपुरी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मगही क्षेत्र जो कि यहाँ पे पटना के आसपास है, मगध से नाम बना है। और मैथिली क्षेत्र जो कि इसके उत्तर क्षेत्र में पाया जाता है, और ये विद्यापति के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि मैथिली कोकिल भी कहा जाता है और पदावली भी उनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो कि है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 भाषा आती है। अवधी, अवध क्षेत्र की भाषा है जो कि अवध अयोध्या से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, अवधी। उसके बाद में बंगेली, ये बंगेल क्षेत्र है। ठीक है, बंगेली। और उसके बाद में एक लास्ट पे छत्तीसगढ़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ये है छत्तीसगढ़ी, और ये है दक्कनी हिंदी। इसकी भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये है पहाड़ी हिंदी, जो पढ़ना है ये पहाड़ी हिंदी के अंदर मुख्य रूप से जैसे कुमाऊँ है, गढ़वाल क्षेत्र, यहाँ सभी पाए जाते हैं। उत्तराखंड के ऊपर वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि हरिद्वार से आगे वाले क्षेत्र आते हैं, तो कुमाऊनी, नैनीताल वगैरह सभी यहीं पे आते हैं, यूनी। और जो कि केदारनाथ खंड आता है वो सब गढ़वाली में आता है, गढ़वाली। ये जो माइंड मैप है जो कि आपको आसानी से समझने में सबसे कारगर रहेगा कि किसी भी भाषा को समझने के लिए वहाँ का एरिया दिमाग में होना चाहिए, वो कहाँ की भाषा है। उसके बाद हम आगे क्षेत्रवार सभी को अलग अलग डिनोट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे वाला टॉपिक हम देख लेते हैं। तो आगे वाले टॉपिक को हम अब इनको अलग अलग सारणी के रूप में पढ़ना है हमें। तो सारणी के रूप में पढ़ने के लिए हम पहले इसको अलग अलग, जैसे कि क्षेत्रों के अपभ्रंश रूप देख लेते हैं। तो हम जैसे कि अपभ्रंश देखेंगे, उसके बाद में उसकी उपभाषा देखेंगे, उपभाषा के बाद उसकी बोली देखेंगे, बोली के बाद में क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, हम सारणी के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को लेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इससे आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कि अपभ्रंश के अंदर पहले नंबर पर है शोर सैनी। शोर सैनी ये सामान्यतः मैप के अंदर दिखेंगे तो राजस्थान जो कि पश्चिम में है, राजस्थान के पश्चिम में, पूर्व के अंदर, राजस्थान के पूर्व में है, लेकिन भारत के मैप के अंदर पश्चिम में है। ठीक है, ये सारा एरिया शोर सैनी के अंदर आता है। तो इसके अंदर लगभग 3 भाषाओं को हम बांटे जाते हैं जो कि इस प्रकार है। एक तो पहाड़ी ले लेते हैं, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये उपभाषा के अंदर आ जाती है। दूसरे नंबर पर ले लेते हैं हम राजस्थानी हिंदी, और तीसरे नंबर पर ले लेते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ठीक है, अब इन सभी को बोलियां भी देख लेते हैं कि इनकी बोलियां कौन कौन सी है। बोली और क्षेत्र। बोली पहाड़ी हिंदी के लिए बोली कौन कौन सी है, तो हम देखे था गढ़वाली और कुमाऊनी है। तो अलग अलग क्षेत्रों को बांट लेते हैं, जैसे कि कुमाऊनी लिख देते हैं और एक है गढ़वाली जो कि उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, क्षेत्र उत्तराखंड। ठीक है, कुमाऊनी, हरिद्वार वगैरह ये सब है, कुमाऊनी क्षेत्र के अंदर आ जाता है। दूसरी है राजस्थानी। राजस्थानी की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है, तो ये यहाँ पे ट वर्ग की प्रधानता है। ठीक है, अब इसकी बोली ले लेते हैं। राजस्थान की हमने देख ली, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, जयपुरी जो कि ढूंढानी कहलाई जाती है। तो मारवाड़ी, मालवी,
मेवाती और जयपुरी या ढूंढाड़ी। ठीक है। चैत्र और मारवाड़ी के अंदर हम देख लेते हैं कि पश्चिमी में राजस्थान में इसमें बोली जाती है, राजस्थान, जिसमें जोधपुर बीकानेर वगैरह सारा क्षेत्र ले लेते हैं। नीचे वाले जो कि बाड़मेर वगैरह, ये सब बाड़मेर है। मालवी क्षेत्र ले लेते हैं। तो मालवी क्षेत्र के अंदर कौन सा मालवी क्षेत्र है, जो कि इसका दक्षिण पूर्व ये राजस्थान समझ लीजिए, यहाँ पे मालवी ज़्यादा बोली जाती है। और मेवाती जो कि राजस्थान के उत्तर पूर्व के अंदर ज़्यादा बोली जाती है। और जयपुरी जो कि जयपुर की ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। इसको हम सभी आगे विस्तार से एक लगभग ज़्यादा बिंदु देखेंगे। और पश्चिमी हिंदी के अंदर दो शब्दों की आवर्ती के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। एक तो ओकार, एक आकार, मतलब कि बोली के अंदर ओकार ज़्यादा आती है और बोली के अंदर आकार ज़्यादा आती है। जैसे कि ओकार शब्दों के अंदर हम ले लेते हैं ब्रज, आइयो, जाइयो, ऐसा शब्द ब्रज भाषा। कन्नौजी ले लेते हैं। और एक और है, वो है बुंदेली। आकार के अंदर हम देख लेते हैं एक तो हरियाणवी, दूसरी ले लेते हैं दक्खनी, या हिंदवी भी कहते हैं इसे, और एक नाम और है गुजरी। ठीक है, ये हो गए। और एक और है कोरवी या खड़ी हुई बोली। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सैनी हिंदी के बारे में विस्तार से। अब दूसरा अपभ्रंश भाषा ले लेते हैं हम अर्धमगधी। अर्धमगधी के अंदर इसको उपभाषा क्षेत्र इसका है पूर्वी और पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन से हमने पढ़ी थी? एक तो अवधि पढ़ी थी, इसे पूर्वी कोसली भी बोलते हैं, और एक बेसवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, बेसवाड़ी वहाँ के शासक थे, तो नौ के नाम से बढ़ गया। इससे और हम आगे विस्तार से बढ़ेंगे। एक बंगेली और एक है छत्तीसगढ़ी। इन दोनों को सामान्यतः उदासीन आकारी शब्द कहते हैं। आकार शब्द की बहुलता है। ठीक है, और अर्धमगधी होगी। अब मगधी ले लेते हैं, मागधी क्षेत्र के अंदर हम बिहारी हिंदी ले लेते हैं। बिहारी हिंदी के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? एक बिहार के पश्चिम के अंदर भोजपुरी, दूसरा लिया था हमने मैथिली लिया था, एक मगही लिया था मगही, और तीसरा लिया था मैथिली। भोजपुरी जो कि हमने बताया था उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इलाके में, मगही हमने जो कि पटना वाले क्षेत्र में कहा था, बिहार और झारखंड। और मैथिली जो कि बिहार के पूर्व में है, लेकिन भारत के बिहार के उत्तरी साइड में है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र बिहार का। ठीक है, ये हो गया मागधी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ बोलियां हैं जो कि उनके नामकरण वगैरह, इसके थोड़े से इतिहास के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि कोरवी नाम किसने दिया था, राजस्थानी नाम किसने लिया था, डिंगल किसने दिया था, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रजबुली किसने कहा था, तो उन सभी के बारे में देख लेते हैं।
जैसे कि हम पहले राजस्थानी ले लेते हैं। राजस्थानी सबसे पहले ग्रियर्सन ने नाम दिया था। ग्रियर्सन ने एक और नाम दिया था, ठीक है, वो बिहारी का, बिहारी हिंदी का, तो ये भी ग्रियर्सन ने दिया था। तीसरा ले लेते कौरवी, जो कि खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। इसे राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। चौथा नंबर हम डिंगल ले लेते हैं, जो कि राजस्थानी भाषा का ही एक रूप है, जो कि वीर रस से प्रधान भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो इसे बाकीदास ने कहा था। 5 नंबर पर ले लेते हैं हम, जैसे कि अब कहा भोजपुरी रहा है। भोजपुरी एक रेमंड नाम के विद्वान हुए थे, रेमंड, ठीक है। और छठा ले लेते मैथिली। मैथिली कहा था कोल बुक। और 7वां ले लेते हैं, पीछे क्या रहा है, ब्रज बोली कहता है, लेकिन बोली कहा जाता है। एक ईश्वर चंद गुप्त ने ब्रज बोली कहा था, ठीक है। ये सब बोलियों के नाम हो गए। अब आगे हम देख लेते हैं इस बोलियों के नाम के बाद उस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी भाषाएं वगैरह थी। आगे एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जो कि सोरसैनी क्षेत्र का है, उसके अंदर राजस्थानी ले लेते पहले। सोरसैनी के अंदर पहले राजस्थानी थी, स्थानी हिंदी, ये उपभाषा, इसकी उपभाषा देख लेते हैं, ठीक है। पहली ले लेते मारवाड़ी। इसका विकास है ना, इसका विकास सोरसैनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इसका विकास देख लिया, ठीक है। उसके बाद में इसका विस्तार देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, के साथ ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में भी बोली जाती है, तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में, ठीक है, बोली जाती है। और इसका पुराना रूप, पुरानी मारवाड़ी को डिंगल भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद में इसके लोक साहित्य की दृष्टि से भी ये समृद्ध रहा है। इसके अंदर श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीतिपरक साहित्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में इस मारवाड़ी का किन किन साहित्यों के अंदर प्रयोग हुआ है और कहाँ कहाँ ये मिली है, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि प्रयोग ले लेते हैं। प्रयोग के अंदर हम पहले देख लेते हैं, जैसे कि चारणों के अंदर भी है, मीरा के अंदर भी पद मिले हैं, और एक उद्यतन सूरीकृत कोयतेमाला के अंदर मरुभाषा नाम का एक शब्द लिया गया है, जो मारवाड़ी के रूप में उल्लेखित है। तो हम ले लेते हैं, जैसे उद्यतन सूरी ले लेते हैं। उद्यतन सूरी कर्त कुवल्यमाला कहाँ के अंदर में मरुभाषा
नाम से मारवाड़ी को उल्लेख, नाम से मारवाड़ी का उल्लेख। ठीक है, पहला प्रयोग जैसे हो गया। दूसरा प्रयोग जैसे कि चारणों के वीर गाथा काव्य भी मिले। ठीक है, चारणों के बाद हम ले लेते हैं कि मीरा पद है। मीरा के पद जो कि ब्रज भाषा के साथ मारवाड़ी में मिले। ठीक है, उसके साथ और भी देख लेते हैं राजस्थान में और इसके अंदर क्या क्या प्रधानता है। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर देशज और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। जैसे बालक, जीमना, जीमना यानी भोजन करना। डीकरो, डीकरो यानी पुत्र आदि सब देशज शब्द है। इसके बाद में और भी शब्द देख लेते हैं। जैसे कि पहले इसकी मारवाड़ी की लिपि थी, महाजनी थी, महाजनी थी, जो कि अब देवनागरी हो गई है। देवनागरी, महाजनी से देवनागरी। ठीक है, लिपि हो गई है। और राजस्थान के बारे में तो इतना काफ़ी है। उसके साथ इसके अलग अलग पॉइंट देख लेते हैं। वैसे मारवाड़ी हो गया, राजस्थानी हिंदी के अंदर। दूसरा देख लेते हैं हम ढूंढाड़ी। जयपुरी या ढूंढानी या ढूंढारी, ढूंढानी। ठीक है, ये भी जैसे कि वो सौर सैनी अपभ्रंश के नागर रूप की थी, तो ये सौर सैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप की है। तो सौर सैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से इसका विकास हुआ है। इसका विकास हुआ। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट ले लेते हैं कि जैसे ये ढूंढानी क्यों कहते हैं। तो ये ढूंढ क्षेत्र है। ढूंढ यानी रेतीली, वहाँ के टीले वगैरह को ढूंढ कहा जाता था, तो ढूंढ कहा जाता था। ये ढूंढ सबसे निकला है। ठीक है, ढूंढ का मतलब होता है टीले। ठीक है, टीला या टीले ले लेते हैं। ठीक है, यदि और इसकी उप बोलियां हैं। इस क्षेत्र में उप बोली बोली जाती है जयपुर की ढूंढानी के अंदर। जैसे कि हाड़ौती, हाड़ौती हो गई। ठीक है, और भी जैसे कि बहुत सारी राजस्थान की देख लेते हैं। राजस्थान की बोली भी है, जैसे मारवाड़ी की। जैसे कि थली। ठीक है, और भी जैसे कि बाड़मेर क्षेत्र के अंदर भी बोली जाती है, थली है वगैरह। और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि हम आगे देखेंगे, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो हड़ौती है, इसकी तो हड़ौती है। ठीक है, हड़ौती है, तोरावाटी है, चौरासी है, अजमेरी है आदि। ठीक है, तो तोरावाटी, चौरासी, अजमेरी आदि। ठीक है, हड़ौती है। हड़ौती के बारे में देख लेते थे। हड़ौती क्षेत्र जो कि राजस्थान के चंबल नदी के दक्षिण क्षेत्र में, और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का हड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो इसके अंदर कोटा, जैसे बूंदी, बारन और झालावाड़ क्षेत्र यहाँ के हैं। ठीक है, जो हड़ौती हो गया। हड़ौती क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया हमने। और भी जैसे हड़ौती क्षेत्र हाड़ा वंश के कारण इस शासन था, इसलिए इसे हड़ौती क्षेत्र कहा गया और इस भाषा को, बोली को हड़ौती कहा गया। इस क्षेत्र के अंदर
हाड़ौती पे मेन रूप से जो कि ये क्षेत्र मेवाती और मारवाड़ी यानी मालवी का प्रभाव भी दिखता है, का प्रभाव। ठीक है। और ढूंढानी के अंदर साहित्य देखें तो दादू दयाल जी थे और उनके शिष्य ने इनमें इस भाषा का प्रयोग किया। ठीक है। अब जयपुरी होगी, लगभग जयपुरी इतना ही बहुत होगा। ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे कौन सी भाषा ले लेते हैं। जयपुरी होगी, मारवाड़ी होगी, मालवी ले लेते हैं। मालवी क्षेत्र जो कि मालवा क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, तो ये बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल कह जा सकता है इसे। बुंदेली और मारवाड़ी के बीच पुल का काम करती है, पुल का काम। ठीक है। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार मैंने बताया, जो कि मालवा क्षेत्र है, जो कि राजस्थान के दक्षिण राजस्थान जैसे झालावाड़ क्षेत्र के अंदर, और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रदेश मालवा इलाके में। ठीक है। इसकी उप बोली देख लेते हैं। सोडवाली, रागड़ी, पाटवी और रतलामी। ठीक है। उपभाषा उप बोली होगी इन सभी की। अब इसकी विशेषता भी देख लेते हैं। विशेषता के अंदर हम देख लेते हैं जैसे कि इसके अंदर शब्द का दीर्घीकरण होता है। दीर्घीकरण मतलब कि जैसे लड़का है या लड़की है, लड़की ले लेते हैं, लड़की को लाकड़ी कहते हैं। सॉरी लकड़ी को लड़की को नहीं कहते, लकड़ी को कहते, लकड़ी को लाकड़ी कहते हैं, लाकड़ी। ठीक है। और भी विशेषताओं के अंदर जैसे कि ए का छोटा ए हो जाता है और ओ बड़े ओ का छोटा ओ हो जाता है। और जैसे कि कौन को के बोलते हैं, और भी जैसे बहुत सारे शब्द है। ठीक है। कर्म के साथ खे लगता है और कर्ण के साथ ती लगता है, ये सब इसके अंदर मालवी के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद मालवी के बाद में ले लेते हैं हम राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर मेवाती ले लेते हैं। मेवाती मेन रूप से यहाँ पे मेव जाति की प्रधानता या के निवास से होने के कारण ठीक है। मेव जाति के कारण यहाँ पे बोल जाती है मेव जाति, जो कि ये राजस्थान ले लेते हैं ये यहाँ पे। तो इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अलवर भरतपुर के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है। और इसकी जो कि और भी इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ये राजस्थान, भारत के पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच में सेतु का काम करता है। राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु का काम करता है, का काम। इसकी मेवाती से प्रभावित क्षेत्र की जिसके अहिरवाटी भी कहते हैं, जो कि मेवाती से प्रभावित क्षेत्र भाषा है। ठीक है। और भी इसके बारे में क्या कह सकता है कि
उपभाषा भी ले लेते, उपबोली ले लेते हैं। तो राठी है, नहरी है, कठर है, गुजरी आदि सब भाषा इसकी उपबोली है। और मेवाती और हरियाणी वी के बीच में निकटता, विद्वानों के बीच सहमति है कि मेवाती और हरियाणा की एक लगभग इनमें बहुत सारे शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेवाती के अंदर। ठीक है, मेवाती के अंदर ये सब हो गया। और मेवाती के अंदर साहित्य वगैरह हमने बहुत कम पढ़े हैं वैसे तो। ठीक है, अब ये होगी राजस्थानी हिंदी हो गई। अब हम आगे कौन सी ले लेते हैं, पश्चिमी में पहाड़ी बिहारी हिंदी ले लेते, छोटा भाग है भोजपुरी वगैरह मैथिली वगैरह इसके अंदर, तो बिहारी हिंदी ले लेते दूसरा पार्ट। बिहारी हिंदी को गिरीश ने 3 भागों में बांटा है। बिहारी नाम भी गिरीश ने दिया था, तो उस गिरीश ने 3 भागों में बांटा है। 3 बोलियां बताइए। भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इन तीनों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये अलग भाग हो गए, ये दोनों अलग भाग हो गए। तो इससे पश्चिमी बिहारी क्या गए, जो मैंने मैप बनाया था उसके अंदर आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगी और सारी भाषा कैसे काम करती है वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके साथ आप हिंदी दृष्टि IAS की जो पब्लिकेशन है निकलती NET UGC की बहुत अच्छी वाली बुक है, उससे ही रेफरेंस लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझने में भी आसान रहेगी। साथ में नोट्स के रूप में वो बुक आप परचेज़ कर लेना। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन वो नोट्स के रूप में बेटर है। आप जैसे लिखोगे तो टाइम लगेगा और उसके अंदर ओनली फॉर अंडरलाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी बिहारी हो गई और ये पूरी ही बिहारी। ठीक है, उसके बाद में हम एक एक भाषा को विस्तार से देखेंगे। पहले भोजपुरी ले लेते हैं। ठीक है, भोजपुरी जैसे कि बहुत सारे मतलब कि बाहर जैसे कि इसे बहुत सारे देशों के अंदर भी बोला जाता है। ठीक है, और हमारे जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद, ये सब भोजपुरी क्षेत्र यानी भोजपुर क्षेत्र से ही आए हुए हैं। लेकिन उनकी भाषा में भोजपुरी बहुत कम दिखती है, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव उनकी भाषा में भी होता है। ठीक है, उसके साथ इसके अंदर हम जैसे कि बहुत सारे साहित्य भी पढ़ेंगे, भिखारी ठाकुर के हैं। ठीक है, और भी महेश मिश्र के लोक गीत वगैरह है, जो कि विवाह विदाई गीत भी गाए जाते हैं। और इसके अंदर और भी जैसे कि ज़्यादा जैसे कि इसका क्या कहाँ पे क्या विस्तार था, किस कारण इसे भोजपुरी कहा गया, तो ये सब देखेंगे। और इसके अंदर पहला पॉइंट दे देते, ये बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बिहारी हिंदी की सबसे बड़ी भाषा है मान है। ठीक है, उसके बाद में ये बोली का सबसे पहले इस अर्थ के रूप में कहाँ से लिया गया था, तो इसके पहले सर्वप्रथम 1799 में काशी के राजा रहे थे चेतसिंह के सिपाहियों की बोली के रूप में भोजपुरी का नाम पड़ा था। तो सर्वप्रथम प्रयोग 1799 से 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेतसिंह के सिपाहियों की बोली के लिए बोली के अर्थ में लिया था। ठीक है,
भोजपुरी पहला पॉइंट बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाले इस क्षेत्र में ये बोली है। उसके बाद में ये क्षेत्रीय की सिपाहियों के रूप में बोली जाने वाली लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है, क्योंकि बाहर विदेशों में बोली जाती है। लोक प्रचलन में हिंदी की सबसे बड़ी बोली। मौखिक रूप से इसके अंदर लोक साहित्य की परंपरा चलती रही है। ठीक है, तो मौखिक रूप से भारत के बाहर, जैसे कि मैंने बताया कि भारत के बाहर भी बोल जाते थे, तो भारत के बाहर कहाँ आता है? मॉरिशस है, फिजी है, ये सब फिजी आदि इलाकों में आज भी बोलने में प्रयोग आती है। ठीक है, अब साहित्य देख लेते हैं कौन कौन से साहित्य थे। तो भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर है। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की थी। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी का प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार। ठीक है, और भिखारी ठाकुर के बारे में क्या कहा गया था? तो विदेशिया नामक रचना की थी। सिया सहित 12 नाटकों की रचना की थी। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब और भी, जैसे कि साइड में ले लेता हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं। और मैस नहीं होगा, महेंद्र होगा, महेंद्र मिसिस। ठीक है, इन्होंने विवाह गीत के विदाई गीत, लोकगीत, पूर्वी लोकगीत लिखे थे। और भोजपुरी क्षेत्र के अंदर जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र से जुड़े रहे। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। भोजपुरी हो गया। भोजपुरी के बाद में हम अगला ले लेते हैं मगही। ठीक है, मगही के अंदर हम ले लेते हैं कि मगही क्षेत्र कहाँ था। तो मगही हमने देखा था मगध क्षेत्र, जो कि मगध जनपद की थी। तो पटना बिहार, वो हाल में बिहार के पटना में, बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है। ठीक है, इस पे उर्दू, भोजपुरी और मैथिली का प्रभाव है। ठीक है, अब इसका क्षेत्र हमने देख लिया था। मैं एक बार मैं वापस बना लेता हूँ। जैसे कि ये बिहार क्षेत्र है, तो यहाँ पे भोजपुरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मगही हो गया। ठीक है, और ये उड़ीसा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाता है, ये बंगला
और यहाँ पे उड़ीसा तो यहाँ पे उड़िया। तो भोजपुरी के ये पूर्व में, बंगला के ये पश्चिम में, उड़ीसा के ये दक्षिण उत्तर में है। ठीक है, तो ये भी इस केंद्र में होती है, 3 भाषाओं के केंद्र में है, तो इसका प्रभाव इन पे भी है। तो भोजपुरी, बंगला और उड़ीसा का भी प्रभाव इस पे देखा जाता है। इसके अंदर लोकगीत भी लिखे गए, गीत जो कि बहुत इसमें लोकप्रिय गीत जैसे कि एक लोरी के और गोपीचंद सबसे प्रसिद्ध है, और आज भी हमें सुनाई देते हैं। ठीक है, ये हो गए मगही। अब मैथिली ले लेते हैं। मैथिली का उद्भव, मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है, के वृत्ति रूप से हुआ है। ठीक है, उद्भव मगही अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ बोले जाते थे? मिथिला क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो मिथिला क्षेत्र कहाँ आया? तो हमने देखा था कि भोजपुरी, मगही या मगधी क्षेत्र, और यहाँ पे था मिथिला। तो इसके तो उत्तर में और इसके पूर्व में। ठीक है, तो भोजपुरी और मगधी का भी इसके ऊपर प्रभाव होगा सामान्य रूप है। और इसकी उपबोली भी देख लेते हैं। तो उपबोली के अंदर जैसे कि उत्तर मैथिली, दक्षिण मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, चिकी और जोलहा, ये 6 उपबोली है इनकी। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी के सबसे संपन्न भाषा कहा जाता है। बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न साहित्य की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जैसे साहित्य की दृष्टि से सबसे संपन्न है, तो क्यों संपन्न है? तो जैसे कि विद्यापति, हमें याद है, पदावली लिखी थी मैथिली के अंदर ही है। इसे मैथिली कोकिल भी कहा जाता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद में विद्यापति की हो गई, और मैथिली को संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर भी है, मैं भी जगह दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में हम और भी जैसे कि अगली देख लेते हैं। मैथिली के बारे में इतना बहुत है। मैथिली की एक और प्रमुख विशेषता है, इसके लिए लिंग भेद नहीं होता है। ठीक है, और 6 को ल का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। एक वचन बहुवचन में अंतर को सब ही, लोकन आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। बिहारी हिंदी के अंदर हो गई बिहारी हिंदी कंप्लीट तीनों। अब हम पहाड़ी हिंदी ले लेते हैं। मार्कर डिम हो गया है थोड़ा सा, दूसरा ले लेते हैं। पहाड़ी हिंदी के सामान्य पहाड़ी हिंदी है, तो इसके अंदर साहित्य बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही नगण्य साहित्य, न के बराबर। तो साहित्य परंपरा नहीं मान जाते, पर नहीं मिलती है।
ठीक है। अब साहित्य पहाड़ी हिंदी के हमने गढ़वाल और कुमाऊँ पढ़ी थी, तो कुमाऊनी हिंदी के ले लेते। तो कुमाऊनी हिंदी हमने कहाँ पर था, नैनीताल पढ़ा था। अब अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, ये सब तो कहाँ का, तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ चैत्र में बोल जाती है, ठीक है। उसके बाद में उपबोली देख लेते हैं। उपबोली बहुत सारी है, उसमें से जैसे महत्वपूर्ण बता लेते हैं। तो पचाई है, गंगोलिया है, जोहारा है, जोहारी है, दानपुरिया है, भोटिया है, और भी जैसे कि कुमई है, खसपरिया है, खसपरजिया, ठीक है। ये सब इसकी उपबोली होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं उपबोली होगी। उपबोली के बाद में जैसे कि इसके ऊपर प्रभाव किन किन के हैं, तो प्रभाव इसका ऊपर दर्द, खच और राजस्थानी से हिड़क शब्द इसके अंदर मिल जाती है। खड़ी बोली का भी प्रभाव दिखता है, ठीक है। साहित्य हमने पहले देख लिया था कि साहित्य इसके अंदर बहुत कम, लेकिन अब वर्तमान में साहित्य मिलने लगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे ले लेते गढ़वाली। गढ़वाली क्यों नाम पड़ा, तो ये 52 गढ़ों में बटी हुई, 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण इसे गढ़वाली कहा गया है। और 52 गढ़ों में बटे होने के कारण केदार क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया है। तो ये केदारी में मैंने कहा था शुरुआत में, केदारनाथ क्षेत्र, तो केदार खंड में ये प्रमुख रूप से बोली जाती है। और इसके ऊपर प्रभाव किसका है, तो कुमाऊनी के अंदर राजस्थानी वगैरह, तो गढ़वाली जो कि केदार क्षेत्र, तो इसके ऊपर हरियाणवी जो पंजाब क्षेत्र के, पहले तो दोनों एक ही थे, हरियाणवी का कम, लेकिन पंजाब का ज़्यादा होगा, क्योंकि पंजाब क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है, पंजाबी और राजस्थानी, ठीक है। और इसके अंदर पहले साहित्य वगैरह तो नहीं लिखे जाते थे पहले, लेकिन अब वर्तमान में इसके ऊपर साहित्य लिखने भिन्न भिन्न साहित्य मिलते हैं, पद्य और गद्य दोनों में, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने पॉइंट ये है, किसका प्रभाव है, कहाँ बोल जाती है, किस लिए इसका प्रयोग होता है, ये सब इसके अंदर। तो पहाड़ी हिंदी के अंदर 2 ही थी। अब पूर्वी हिंदी ले लेते हैं, छोटे छोटे कंप्लीट कर लेते, फिर पश्चिमी हिंदी ले लेते हैं। पूर्वी हिंदी के अंदर हमने बहुत सारी भाषाएं पढ़ी थी, जैसे छत्तीसगढ़ी, अवधी और पढ़ी थी, ठीक है। तो उन सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले पूर्वी हिंदी के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र था हमने पहले देख लिया था माइंड मैप के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि हमने ऐसे बनाया था मैप। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गया, और ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र हो जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड यू उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र में उत्तरी कोसली कहा जाता था, ठीक है, तथा दक्षिण कोसली कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी के कौशल क्षेत्र, ठीक है। और इनकी सीमा का निर्धारण कानपुर के मिर्ज़ापुर से और लखीमपुर के बस्तर तक किया जाता है। ये तो हमने देख लिया माइंड मैप के अंदर कहाँ कहाँ क्या था, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को उठाने की कोशिश करें। जैसे पहले अवधी ले लेते हैं।
तो अवधि कहाँ बोली जाती है? तो ये अवध क्षेत्र यानी जहाँ पे पहले अयोध्या से निकला गया अवध, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में होगी ये ज़्यादातर बोली। तो ये मध्य देश या अवध के अवधि का उदय हुआ है। तो मध्य देश जो कि उत्तर प्रदेश, अवहट से अवधि का उदय। ठीक है, अवधि हो गए। अब इस क्षेत्र हमने बता दिया कि अयोध्या का तद्भव है ये अवध, अयोध्या का तद्भव। और पहले अवध को कौशल भी कहा जाता था। कौशल क्यों कहा जाता था? यहाँ पे बेस राजपूतों का राजवंश था का वर्चस्व। तो बेस राजाओं का वर्चस्व होता है, तो इसे बेसवाड़ी भी कहा जाता है। कोसली, बेसवाड़ी, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि इसके और भी क्षेत्र मंडल देखते, तो ये अयोध्या का है तो लखनऊ क्षेत्र मंडल। इसके अंदर एक अपवाद है जो कि हरदोई क्षेत्र में अवधि नहीं बोली जाती है, ठीक है, कम प्रयोग होते हैं। रचनाएं देख लेते हैं इसकी। बेसवाड़ी के बारे में ज़्यादातर हम देख लेते हैं, तो ये रायबरेली और उन्नाव क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अवध क्षेत्र की रचनाओं के अंदर देख लेते हैं, तो पुरानी अवधि के जो हमें संकेत मिले हैं वो प्राकट पेंगल, में मिलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कोसली के रूप में भी जाना जाता है, जिसके दामोदर शर्मा कहा जाता है पंडित, लिखी गई है। कोल्य माला कहाँ के अंदर भी हमें कुछ उदितन सूरी ने कोसली का प्रयोग किया है, उसे देसी भाषा के रूप में प्रयोग किया है। तो बहुत सारे प्राकृत पेंगलम ले लिया। उसके बाद उदितन सूरी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा कोसली। उसके बाद में उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया कोल्यमाला कहाँ, उद्यतन सूरी उद्यतर सूरी की रचनाएं, देसी भाषा, ठीक है। कोल्यमाला हो गया। और अवधि के बारे में और क्या ज़्यादातर, जैसे रचनाएं हमने पढ़ ली है, और इसके बारे में ज़्यादातर क्या होगा, और इसके बारे में क्या होगा, अवधि बहुत पुरानी है तो हम इसके कालखंड भी देख लेते हैं कि किस टाइम किस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की बोली थी। तो इसका 3 कालखंडों में बांटा जाता है, एक आदि, मध्य और आधुनिक। आदिकाल जो कि प्राचीन से 1400 ईस्वी ले लेते हैं, मध्यकाल 1400 से 1700 ले लेते हैं, और 1700 से अब तक, ठीक है। अवधि भाषा का सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है, मध्य युग को कहा जाता है, ठीक है। इसी टाइम इसका आविर्भाव हुआ, जैसे कि इसके अंदर अवधि के अंदर तुलसीदास और जायसी सबसे महान कवियों में एक है, रामचरितमानस और जायसी की पद्मावत, ठीक है। तुलसी के बारे में हम देखें तो तुलसी के बारे में हम ज़्यादातर क्या देखेंगे, तो तुलसी ने इसे गांव की भाषा कहा है। जैसे कि उनका एक
दोहे के रूप में जैसे देख लेते हैं, गिरा ग्राम या सिय राम जस घावी सुनी सुजान, रामचरितमानस में है। तो गिरा ग्राम में सिय राम जस गावही सुनहि सुजान। ठीक है, ये हो गया। और बेसवाड़ी मिर्जापुर बगैर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की उपल है। ठीक है, और भी जैसे कि हाँ अवधि विदेशों में बोली जाती है, जैसे कि फिजी, त्रिनिदा, गुयाना, दुबई में भी बोली जाती है, और मॉरिशस विदेशों में बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे प्रचलित क्षेत्र बोली यही रही है। उसके बाद अवधि के बाद और भी जैसे कि देख लेते हैं पूर्वी हिंदी के अंदर बुंगेली होगी, बुंदेली तो उस तरफ होगी, बंगेली। ठीक है, बंगेली, इसका विकास देख लेते हैं। अर्धमगधी के अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका विकास देख लिया, तो अब इसके देख लेते हैं कि ये किस कारण बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड के कारण हुई है। और बुंदेलखंड कहाँ आता था? एक रीवा के आसपास के क्षेत्र को बुंदेल राजपूतपुरा, वहाँ पे बुंदेल राजपूत शासक के कारण रीवा क्षेत्र था। रीवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? यहाँ पे रीवा नदी बैठी थी, रीवा नदी बहती थी, इसलिए इसे रीवाई भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बुंगेली जो कि दक्षिण में इसके अवधि के, तो इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं। इसको परंपरा को विकास, जैसे कि इसके अंदर साहित्य तो बहुत कम लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ भी हैं, जैसे कि रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित परम धर्म निर्णय किसके द्वारा रचित? तो महाराजा विश्वनाथ सिंह, कहाँ के थे? तो रीवा नरेश। एक कृति है इनकी जो कि बुंदेल भाषा में बोली का महत्वपूर्ण करती है। ठीक है, उसके बाद में ज़्यादातर पॉइंट सब कुछ हो गए हैं। और जैसे कि दक्षिण अवधि कहते हैं, हाँ, और इसको अवधि की उपबोली, जैसे कि अवधि की उपबोली बाबूराम सक्सेना ने अवधि की उपबोली बोला है इसे बघेल को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ी अगले। उपबोली किसने कहा था? बाबूल्ला और बाबूराम सक्सेना ने। छत्तीसगढ़ी को एक और नाम से जाना था लरिया, और एक और नाम से जाना खलटाई नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसका उद्भव या उदय अर्धमगधी के दक्षिणी रूप में, अर्धमगधी के अपभ्रंश के दक्षिण रूप में इसका विकास हुआ या उदय हुआ। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी के अंदर ये कौन सा क्षेत्र? तो छत्तीसगढ़ी इसका क्षेत्र होगा, छत्तीस क्षेत्र में बोली जाती है। और कौशल के दक्षिण में दक्षिण कोसली भी कहा जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद में इसकी उपबोली भी देखनी है। ठीक है, शब्द पर चलने देते, पहले उपबोली देखेंगे। उपबोली में
सरगुजी या सदरी, ठीक है। और क्या थे, बेगाली, बेगानी आदि। इसके ऊपर प्रभाव, प्रभाव किस किस का होगा, समझ तो ऊपर भोजपुरी का प्रभाव होगा, मगही का प्रभाव होगा, ठीक है, बंगेरी का प्रभाव होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र आगे साइड में तो मराठी का भी प्रभाव होगा। ऊपर उड़ीसा आ गया तो उड़ीसा का भी प्रभाव होगा, देखा जाता है, ठीक है। अब प्रभाव देख लिया तो इसके अंदर साहित्य करती तो हमें बहुत न के बराबर मिलती है, लेकिन हाँ कुछ प्राप्त भी है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि शब्द विन्यास भी देख लेते हैं, तो जैसे एक सबसे बड़ा स को छ बोलेंगे और छ को स बोलेंगे। जैसे सीतापुर को चीतापुर बोलते हैं और छैना को सेना बोलते हैं। ये होगी छत्तीसगढ़ी भाषा। और जैसे कि इसके अंदर और भी कुछ शब्दों को महाप्राण के प्रचलन में भी लिया, जैसे कि इलाका को इलाका कहते हैं। और पश्चिम हिंदी, पश्चिम हिंदी के अंदर बहुत सारी बोलियाँ थी, उनको एक एक लेंगे। और इस पश्चिम हिंदी को जैसे हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग भी कहते हैं, तो हमने इसलिए इसको लास्ट में लिया है। तो पश्चिम हिंदी के अंदर पहले नंबर कौन ले लेते हैं हम, जैसे कि ब्रज भाषा ले लेते हैं, ठीक है। ब्रज भाषा, ब्रज के अंदर क्या है कि जैसे कृष्ण भगवान याद दे लेते हैं तो वो गाय चराने जाते थे। तो ब्रज सामान्य तो पशुओं या गायों का समूह या चारागाह होता है, उसे ब्रज का अर्थ यहीं से निकला है। तो क्या पशु या गायों का समूह या चारागाह। इसका प्रयोग भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है। सबसे प्रचलित और सबसे जानी जाने वाली भाषा यही है। इसका क्षेत्र जैसे पंजाब में भी हुआ है, गुजरात के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, ठीक है। गुजरात के एक बहुत बड़े कच्छ के एक बहुत ही बड़े शासक हुए हैं, ठीक है। उन्होंने भी लखपत सी मेरे हिसाब से उन्होंने ब्रज भाषा काव्यशाला भी स्थापित की, जो कि आधुनिक कवियों को ब्रज भाषा सिखाने के लिए किया गया था, ठीक है। और भी जैसे कि गोरखनाथ के गुरु मचंद्र नाथ ने भी अपनी वाणी के अंदर ब्रज भाषा का उपयोग किया है। मीरा के पद भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने पृथ्वीराज रासों के अंदर भी इस सामान्यतः इसका प्रयोग बताया है। तो एक एक सामान्य हम पढ़ेंगे। तो गुजराती नहीं, पंजाब हो गया, गुजरात। और राजस्थान में भी इसका कुछ प्रभाव है, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र और भी क्षेत्र ले लेते हैं आदि, ठीक है। आदिकालीन साहित्य के अंदर इसे पिंगल नाम से जाना था। कालीन साहित्य में पिंगल नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी उपबोली देख लेते हैं। उपबोली के अंदर बहुत सारी बोली है, जैसे भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी जो कि राजस्थान के भरतपुरी, डांगी, माथुरी आदि, ठीक है। उसके बयान में इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ मिलता है। तो हमने सबसे पहले एक ईश्वर चंद्र गुप्त हमने पढ़ा था कि किसने किन किन भाषाओं का नाम दिया है। तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली कहा था। ईश्वर चंद्र
गुप्त ने इसे ब्रज बोली कहा है। ब्रज बोली शब्द का प्रयोग किया है इस भाषा के लिए प्रयोग। और हाँ, ईश्वर चंद्र गुप्त ये बंगाली कवि है। ठीक है, उसके बाद में अब इसका विकास भी देख लेते हैं। तो सामान्यतः हमने जैसे कि आगे हमने पढ़ा था कि जैसे कि अवधि के क्या विकास देते हैं, आदि उत्तर और आदि मध्य और आधुनिक काल वगैरह। तो इसके भी आदिकाल, काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल को हम आरंभ से, जो कि हमारी पुस्तक में भी दे रखा था, 1525 ईस्वी मान लेते हैं। मध्यकाल के अंदर हम मान लेते हैं 1525 से 1800 ईस्वी में, और यहाँ पे 1800 से अब तक। ठीक है, अब ये इसका काल विभाजन हो गया। अब काल विभाजन होने के बाद हम देख लेते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग जैसे कि हमें सबसे पहले प्रयोग हेमचंद्र की प्राकृत व्याकरण में शौरसेनी अपभ्रंश में दोहा के रूप में ब्रज भाषा का छुटपुट कुछ शब्द मिलते हैं। तो हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में दोहा के रूप में। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कि जैसे कि एक 1354 के अंदर एक सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित पद्योन्तर चरित में ब्रज भाषा के प्राचीनतम ज्ञात कृति मानी जाती है इसे। तो किससे मानी जाती है? सबसे प्राचीनतम पद्युमन चरित्र किसकी रचना है? तो ये रचना है सुधीर अग्रवाल की। सुधीर अग्रवाल कब लिखी थी इन्होंने? तो 1354 में ईस्वी में। सबसे प्राचीनतम ब्रज भाषा की प्राचीन कृति। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि कुछ रचना जैसे कि ब्रज भाषा के अंदर संदेश राशक है, प्राकृत पेंगलम है आदि भी पुरानी ब्रज भाषा इसके अंदर मिलती है। तो संदेश राशक और प्राकृत पेंगलम में भी पश्चिम बिंदी की शब्द मिलते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, जोगी सोई जानिए जनते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए बकहे मच्छिंद्रनाथ। जोगी सोई जानिए जनते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए कहे मच्छिंद्रनाथ। ठीक है, अब जैसे दक्षिण में केरल के महाराजा राम वर्मा ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने स्वाति तिरुनाम नाम से लिखा था। स्वाति तिरुनाल किसकी रचना? तो दक्षिण में केरल के महाराजा राम वर्मा। ठीक है, ये सब रटने वाली चीज़ें आप साथ में रिवीजन भी करते रहना, माइंड के अंदर याद नहीं। स्वाति तिरुमल, गोरखनाथ के मच्छिंद्र, संदेश राशक के प्राकृत पेंगलम है, पद्यधन चरित्र सुधीर अग्रवाल की है जो कि 1354 के अंदर लिखी गई थी। सबसे प्राचीन कृति है प्राकृत पेंगलम के अंदर दोहे का प्रयोग हुआ। सबसे पहले ब्रज बोली का प्रयोग जैसे कि ये ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे शब्द थे जैसे ईश्वर चंद्र ने किया था। उसके बाद में
ब्रजबोली हो गया, आधुनिक मध्यकाल में बांटा जाता है, ठीक है। उसके उपभाषा भरतपुरी, डांगी वगैरह ये सब आपने देख लिए, ठीक है। और इसे पिंगल भी कहा जाता था, और भी बहुत जैसे कि पशु को चराने के लिए चारा वगैरह ये सब देख लेना, ठीक है। इसके बाद में साथ में रिवीजन करवा दिया मैंने इसका। धीरेन्द्र वर्मा का वाला कथन किसके अंदर, तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज रासो के अंदर मध्यकालीन ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये धीरेन्द्र शर्मा का प्रयोग है, ठीक है। और भी जैसे कि हमने वो कहा था कि कच्छ के राजा, ये सबसे महत्वपूर्ण, कच्छ के महाराजा राव लखपत सिंह ने 1749 में ब्रज भाषा काव्यशाला की स्थापना की। तो ये स्थापना क्योंकि तो ये आधुनिक कवियों को ब्रज भाषा सिखाने के लिए, में रचना को सिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये सारा ब्रजबोली वाला धीरेन्द्र वाला हो गया, ठीक है। और भी जैसे कि सारे ब्रज पश्चिम के अंदर ब्रज भाषा कंप्लीट हो गई। अब ले लेते हैं हम ब्रज भाषा खड़ी बोली ले लेते हैं। खड़ी बोली को किन किन विद्वानों किन किन नामों से पुकारा है, तो एक भाषा वैज्ञानिक के अंदर सबसे बड़ा नाम सुनीति कुमार चटर्जी का आता है। तो उन्होंने इसको मर्दानी भाषा या जनपदी हिंदुस्तानी भाषा का है। ग्रेसन जो उन्होंने देसी हिंदुस्तानी या वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का संज्ञा दी है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान और भी आए होंगे, जैसे हम सुनीति कुमार की ले लेते हैं। कुमार चटर्जी ने इसे मर्दानी भाषा या तथा जनपदी हिंदुस्तानी भाषा का है। ग्रेसन ले लेते हैं, देसी हिंदुस्तानी अथवा वर्नाकुलर हिंदी नहीं हिंदुस्तानी का। उस टाइम ग्रेसन दे जब तो हिंदी शब्द विस्तार से आए नहीं थे, इसलिए हिंदुस्तानी कहा जाता था। एक और ले लेते हैं जैसे प्राणनाथ, तो महामती प्राणनाथ। खड़ी बोली के नवीनतम रूप को खड़ी बोली के नवीनतम रूप को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। हिंदुस्तानी की संज्ञा दी, ठीक है। उसके बाद में हम ले लेते हैं खड़ी बोली के आधार क्या क्या आते हैं। आधार यानी इसकी उत्पत्ति किन किन से वो हो सकती है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या माना। तो आधार ले लेते हैं, तो किन विद्वानों ने कौरी से कहा है, तो इसका आधार कौरवी है। तो उसमें जैसे सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा है, इन वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने कौरी से कहा है। तो बिम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा ने कौरी से कहा है। कन्नौजी से किसने कहा है? कॉलबुक ने। कॉलबुक, ठीक है। उसके बाद में ब्रज भाषा से स्टारविक और मोहम्मद हुसैन ने कहा है। स्टारविक और मोहम्मद हुसैन।
और हरियाणवी से महमूद हसन का। ठीक है, अब ले लेते हैं कि खड़ी बोली का अर्थ क्या है। खड़ी बोली को खड़ी बोली नाम में क्यों दिया गया, ये तो अलग अलग विद्वानों ने अलग कहा है। जैसे कि विद्वान ले लेते हैं, उसके बाद में खड़ी बोली का अर्थ किन विद्वानों ने किस लिए इसका अर्थ ये बताया, नाम यहाँ पे ले लेते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ले लेते हैं, चटर्जी, इन्होंने, ये विद्वान है, इन्होंने खड़ी बोली को खड़ी बाई के लिए कहा है, तो सीधी यानी सीधी। ठीक है, उसके बाद हमने कामता प्रसाद गुरु ने ले लेते हैं, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने इसको कर्कश कहा है, मतलब कि एकदम बोलने में कठोर भाषा कहते हैं, मतलब कि आप अगले को एकदम जैसे कि क्या कह सकते हैं कि गुस्से से भरी भाषा, कर्कश एकदम, मतलब कि मधुर नहीं है। अब्दुल हक, इसके गवारू भाषा का है, गवारू भाषा। अब्दुल हक, हक क्या है इनको गवारू कहने का। ठीक है, गिल क्राइस्ट, मानक या परिनिष्ठ भाषा का है। किशोरीदास वाजपेयी साहब ने इसे खड़ी पाई से संबंधित बताया, और अन्य ने जैसे खड़ी कहा है, किसी ने क्या कहा है, ये सब सभी के अलग अलग में थे। ठीक है, उसके बाद में खड़ी बोली हो गया। खड़ी बोली हमने विस्तार से बहुत सारा पढ़ लिया कि क्या क्या किसके किस विधान ने क्या क्या कहा है। उसके बाद में पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या रह गया है, पश्चिमी हिंदी के बाद बुंदेली रहा है, और कन्नौजी भी रहा है, हरियाणवी भी रहा है। पहले हम हरियाणवी पढ़ लेते हैं। तो इसे हरियाणवी को बगरू भाषा किसने गाया, बगरू, तो ये ग्रियसन ने गाया। ठीक है, बगरू भाषा ग्रियसन गाए, और हमने देखा था कि धीरेन्द्र वर्मा ने इसे खड़ी बोली की उपभाषा का है, उपबोली का है, कि उप बोली का है, उपबोली नहीं कह सकते हो, खड़ी बोली के यही संबंधित भाषा है, यानी खड़ी बोली से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं और भी हरियाणवी के बारे में, जैसे कि इसके प्रभाव देख लेते, तो राजस्थानी का प्रभाव होता है। और हाँ, यहाँ पे जाटों की प्रधानता, तो इसलिए जाटू भाषा भी कहते हैं। हरियाणवी भाषा के अंदर लिखित साहित्य बहुत ही कम मिले हैं। सामान्यतः उकार जैसे निकलते साहित्य बहुत ही कम मिलेंगे, कम मिले। ठीक है, उसके बाद में इसके अहिरवाटी, जैसे इसके अहिरवाटी पर इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, हरियाणी में मेवाती क्षेत्र, इसके अंदर हरियाणी के अंदर एक ब्रिज के रूप में अहिरवाटी काम करता है। ये सब हमने आगे पढ़ लिया था। ठीक है, अब कन्नौजी ले लेते हैं। कन्नौजी जो कि हम देख लेते हैं कि संस्कृत के कन कुंजन शब्द से विकसित हुआ है, या कान्य कुंज से, कान्य कुब्ज की तद्भव से बना है ये शब्द कन्नौजी। पुराना नाम इसका पहले पांचाल, चेतन भट्टाचार्य तो पांचाल थी।
ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर बहुत सारी भाषा का प्रभाव भी देख लेते हैं कि जैसे कि ये कन्नौजी है तो इसके बौद्धि और ब्रज भाषा और बुंदेली का प्रभाव होता है। ठीक है। और भी इसके जैसे शब्द विन्यास वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ महाप्राण को अल्पप्राण के अंदर बदला जाता है कि अरहु, जैसे अरहु है तो अरहु कहा जाता है। ठीक है। ये ब्रज बोली हो गया। ठीक है। अब कन्नौजी हो गया। अब कन्नौजी होने के बाद अब लास्ट रहा है हमें इस पश्चिमी हिंदी के अंदर एक बुंदेली, फिर दक्खनी हिंदी ले लेते, फिर हिंदुस्तानी, फिर कुछ भाषा जैसे कि ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, इनके अंदर अंतर क्या है वो सब देख लेते हैं हम आगे, जो कि हम टैब के अंदर जो बुक के अंदर स्क्रीनशॉट ले रखा था वो उसके अंदर देखेंगे, जो लिखने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए, और आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। अब बुंदेली ले लेते। बुंदेली कहाँ है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है, और बुंदेली राजपूतों का शासन था, तो वहाँ से ये पश्चिम राजस्थान के सबसे व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। गिरिशन ने इसकी वो बोली भी बताइए, क्या क्या बताए थे? लोधाती, पवारी, बनाफरी, खटोला आदि आदि आदि। ठीक है। इसके विकास के अंदर 17 साल बुंदेला लाल कवि को छत्र प्रकाश लिखने का कहा था, जो कि बुंदेली में लिखा था। ठीक है। और बुंदेली के अंदर जैसे कि सबसे महान कवियों में हम ले लेते थे केशव दास, ले लेते हैं पद्माकर, ये सब बुंदेल क्षेत्र के परिचय, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा रचनाएं ब्रज भाषा में की। लोक साहित्य के अंदर इस भाषा के अंदर सबसे प्रचलित है ईसुरी के फाग। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर और भी जैसे कि एक सबसे बड़ा मान ये भी है कि आल्हा एक परिचित लोक गाथा है। इसे बुंदेली की उप बोली बनाफरी, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसमें लिखा जाता है। ठीक है। और भी जैसे कि देवेंद्र वर्मा ने बुंदेली को कन्नौजी के शासकों के ब्रज की एक बोली बताया है। ठीक है। कन्नौज के समान एक ब्रज की बोली बताया है। ठीक है। और अल्पप्राणों की प्रवृत्ति होती है, जैसे आधा को आधा कहा जाता है। आधा ये सिंबल इसलिए है कि ये पहला शब्द है, उसके बाद इसको मान बढ़ाना। ठीक है। आगे तीर के जैसे समझ लेते हैं। उसके बाद में ये सारा कुछ हो गया। अब वो दक्कनी ले लेते हैं। दक्कनी हम बोल के समझाएंगे, माइंड में भी ले लेते हैं। ठीक है। लो ये भारत ले लेते हैं। दिल्ली से जब सल्तनत का चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक थे वहाँ के शासक। ठीक है। तो तुगलक वंश ने क्या किया कि दिल्ली से राजधानी दक्षिण की ओर लेके गए। तो वहाँ से दक्षिण की ओर लेके गए, तो दक्षिण की ओर लेके जाने के कारण दिल्ली के बहुत सारे विद्वान, वहाँ के सैनिक, वहाँ के लोग दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गए। और वापस क्या है कि जाने के लिए फिर वो रास्ता, खाना पानी, अकाल वगैरह बहुत पड़ा है, जिससे वो वापस ना जा पाए और आने के बाद बहुत थक गए थे। तो शासक तो चले गए, लेकिन वहाँ दिल्ली से आए हुए लोग यहीं बस गए। तो ये दक्कन का क्षेत्र कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नीचे, जैसे कि आंध्रा वगैरह, ये तमिलनाडु से ऊपर कर्नाटक के आसपास, ये सब दक्कनी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। ये दक्कनी क्षेत्र लगभग पूरा हो गया है, समझ लिया हमने। और भी जैसे कि दक्कनी के बारे में हम जैसे और पढ़ने की कोशिश करें, तो जैसे मध्ययुगीन हमने बता दिया कि आदिल शाह और कुतुब शाही के प्रसिद्ध में दक्कनी का स्वर्ण काल वो क्या था। ठीक है। आदिल शाह और कुतुब
साई के श्रवण काल कहा जाता है। ठीक है। और जैसे कि और भी इसके बारे में जैसे हमने बता दिया, मोहम्मद तुगलक ने 1327 में लेके गए थे। ठीक है, सल्तनत काल उसी टाइम था। इसके अंदर पंजाबी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, अवधी की भाषा मिश्रित होती रहती है। ठीक है, ये तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी फैली हुई है। ठीक है, वहीं पे लोग रह गए थे, तो इस कारण वहाँ के कुछ इसके अंदर मुस्लिम शासक जैसे आदिल शाह और कुतुब शाही ने सबसे बड़ा योगदान दिया, इसलिए ये श्रवण काल भी रहा दखनी का। ठीक है, उसके बाद में ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन इसके सबसे बड़े प्रारंभिक गद्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम इन्हीं का है। ठीक है, और भी बहुत इसके बारे में बहुत सारी रचनाएं वगैरह ही। ठीक है, हिंदुस्तानी, हिंदू शासन नाम अंग्रेजी से बताया है। ठीक है, कुछ अब हम देख लेते हैं कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि के अंदर क्या क्या अंतर है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम टैब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन तो भी देखने की कोशिश करना। अंतर आधारित दे रखा है, खड़ी बोली है, उसके बाद में ब्रज भाषा है और फिर अवधि है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों को मैं बांटने की कोशिश करूँगा। तो उद्भव है पहला पॉइंट। उद्भव के आधार पर क्या है, तो शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से, जो हमने आगे पढ़ा था, ये ब्रज भाषा तो शौरसेनी अपभ्रंश से, और ये अर्धमागधी से निकला गया अवधि। ठीक है, ये सब है उपभाषा वर्गीकरण। ये बुक के अंदर आप देख लेना, पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं उपबोली। ये पश्चिमी हिंदी के बदले अवधि के आंतरिक चिटपुट है, और अवधि के अंदर पूरी हिंदी का उच्चारण है। भौगोलिक विस्तार हमने देख लेते हैं खड़ी बोली के अंदर, जो कि देहरादून, दिल्ली वगैरह आसपास क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा के अंदर ब्रजखंड है, मथुरा है, आगरा वगैरह ये क्षेत्र के, हरियाणा वगैरह। और अवधि जो कि लखनऊ, फैजाबाद वगैरह, अयोध्या आदि क्षेत्रों के अंदर बोल जाती है। साहित्य विकास हम दिल्ली के 19वीं सदी के पूर्व में नहीं हुआ था। इसके सिद्धनाथ, साहित्य, खुसरो वगैरह इनकी बोलियों में कुछ मिलता है। ब्रज भाषा ये प्राचीन काल से पिंगल का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पृथ्वीराज रासो वगैरह देख लिया था। नाथ साहित्य, खुसरो वगैरह इनके अंदर मिलते हैं। अवधि जो कि प्राचीन तुलसीदास हमने देख लिया, रामचरितमानस वगैरह सूफियों के अंदर भी मिलता है। और राहुल वेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। फिर उच्चारण की प्रवृत्ति देखें तो आकार अंत है, जो कि खड़ी बोली के अंदर है, और ब्रज भाषा के उकार अंत है, और इसके अंदर अवधि के अंदर उकार अंत है। ठीक है, ए और ओ के उच्चारण थे। ए ओ की तरह औरत को औरत कहा जाता था, ये है ब्रज भाषा में। और खड़ी बोली के अंदर ए और की तरह औरत को औरत भी कहा जाता है। ठीक है, यानी छोटा रूप ही कहा जाता है। उसके बाद में जैसे कि आगे प्रारंभिक स्वर वगैरह देख लेते हैं। ये सब ज़्यादा याद रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे स्वर्ण, लिंग के बारे में लेते, अन, इन, प्रत्यय लगता है, ये सब इसके अंदर आते हैं। उसके बाद दूसरा पेज ले लेते हैं। वचन वगैरह, ये सब वचन, सर्वनाम, विशेषण, कालखंड, काल संरचना, शब्दकोश है, शब्दकोश के तद्भव, देशज, विदेशज और तत्सम, ये सभी अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, शब्दकोश विस्तार के अंदर तद्भव दे लेते थे, तद्भव का विकास आगे होता रहा, सभी में ब्रह्म देश शब्द के अंदर विकास बढ़ता रहा। ठीक है, और विदेश शब्द भी सभी में ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और तत्सम शब्द जो कि आगे जाके थोड़ा पर्याप्त रूप से मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं जरूर। ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे कि आगे हमने हिंदी के भौगोलिक विस्तार कंप्लीट कर लिया है। अब भौगोलिक विस्तार कंप्लीट करने के बाद हम आगे हिंदी का भाषिक स्वरूप देखेंगे।